हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोसैट। और आज मैं इस वीडियो में ले करके आया हूँ आपके लिए थोड़ी सी जानकारी जो कि इस लैपटॉप से जुड़ी हुई है। आज मैं इस लैपटॉप की स्क्रीन को चेंज करूँगा बिकॉज़ मेरा ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ब्लैक पैचेस जो मेरी स्क्रीन टूट चुकी है। ये पता नहीं चल पाया मुझे कि ये किस तरीके से टूटा है और इसका मतलब कॉज़ क्या था, बट ये टूट चुकी है। साथ ही इसमें जो सीडी ड्राइव और सीडी रोम थे वो भी काम करना बंद कर दिए हैं। रीज़न क्या कि ये काफ़ी पुराना मॉडल है और काफ़ी टाइम से इसे यूज़ नहीं किया है, तो ये जो है वो काम नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना सीडी ड्राइव को मैं हटा दूँ और वहाँ पे हार्ड ड्राइव कैडी केस लगाऊँ और इसमें एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगा करके इसकी स्टोरेज को बढ़ा दूँ। तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। साथ ही मैं दिखाऊँगा इसके साथ विंडोज़ 7 64 बीट का मुझे इसमें इंस्टॉल करना है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे कुछ सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। और साथ ही मैं बेसिक सॉफ्टवेयर इसमें डालूँगा। तो आइए इस वीडियो को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ और मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाता चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरा लैपटॉप है वो लेनोवो कंपनी का है और इसके मॉडल के बारे में मैं बता दूं। इसका मॉडल है G500। इसमें थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने आइकन के थ्रू दिखाया था। और इसमें जो प्रोसेसर है वो इंटेल इनसाइड पेंटियम प्रोसेसर है। तो अभी तो ये मैंने आपको दिखाया इसके स्क्रीन के बारे में। ये इसकी स्क्रीन थी जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैक पैच शो कर रहा है और कुछ यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं। तो ये जो है स्क्रीन मेरी ख़राब हो चुकी है और मैं इसको आज रिप्लेस करूँगा, यही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। साथ ही मैं इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूँ कि ये लैपटॉप जब मैंने परचेज़ किया हुआ था तो कैसा था। मैंने इसमें विंडोज़ 7 अल्टीमेट डाल रखा हुआ है और ये आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम के बारे में, इसके डिटेल्स। लेनोवो G500 और इसका प्रोसेसर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। इसमें रैम जो है 2 GB रैम मैंने डाल रखा हुआ है। साथ ही इसमें अभी जो मेरा विंडो है वो 32 बीट का विंडोज़ 7 डला हुआ है। और इसके साथ ही ये जो विंडो है वो जो है वो एक्टिवेटेड है, मतलब वो जेन्युइन एक्टिवेटेड ओरिजिनल विंडो इसमें डला हुआ है। तो ये तो थे इसके स्पेसिफिकेशंस और कॉन्फ़िगरेशंस। बट स्क्रीन रिप्लेसमेंट की बात हुई है तो स्क्रीन रिप्लेस करेंगे और हम ODD ड्राइव लगाएंगे। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ मैंने जो नया स्क्रीन मंगाया है वो कैसा है, और हम इससे पहले उसका जायज़ा ले लेंगे कि उस स्क्रीन में हमें कितने स्क्रू लगाने हैं, कहाँ से हमें इसे खोलना है, ताकि हमें उसे एक बार चारों तरफ से देखने के बाद आइडिया लग जाए। और जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने अपने जो शिपमेंट्स थी उसको अनबॉक्स कर लिया है और उसके अंदर से मुझे ये काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ जो है नया LCD स्क्रीन मिला हुआ है। इसे हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके का है और इसे हम कैसे लगाएंगे अपने स्क्रीन पे और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये बहुत ही अच्छे से पैक होकर के आया हुआ था। और ये आप देख रहे हैं ये स्क्रीन है। इसके बैक साइड पे हम देखते हैं ये किस ब्रांड का है। ये मेड इन चाइना है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेड इन चाइना है। इसके साथ कुछ QR कोड्स और इस पर कुछ सीरियल्स नंबर मेंशन है। साथ ही ये इसका पोर्ट है जहाँ पे कि हम इसे कनेक्ट करेंगे और ये स्क्रीन काम करेगा उस पोर्ट के थ्रू जो जिसमें हम इसको सप्लाई करेंगे इसके कनेक्टर्स के थ्रू। इसके अंदर पावर और इसके जो कमांड्स हैं वो। तो ये स्क्रीन जो है वो चाइनीज़ स्क्रीन है और मेड इन चाइना है। साथ ही इसके साइड्स पैनल हैं जहाँ पे कि ये स्क्रू लगे होते हैं। ये साइड्स पैनल वाली जो स्क्रू होते हैं इसी के सहारे ये जो है वो स्क्रीन इस तरीके से अपने फ्रेम पे जो है वो स्टैब्लिश्ड होता है। तो आइए मैं प्रोसीड करता हूँ लैपटॉप की तरफ और मैं वहाँ सबसे पहले उस स्क्रीन को खोलता हूँ और देखता हूँ वो इसे किस तरीके से खोल पाते हैं हम ईज़िली। तो फ्रेंड्स ये वो लैपटॉप है जिसमें हमें स्क्रीन चेंज करनी है। और स्क्रीन चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें इसे पावर शट डाउन करना होगा और शट डाउन करने के साथ ही इस लैपटॉप की पावर सप्लाई को हमें इंटरप्ट करना पड़ेगा, पावर सप्लाई के केबल्स को निकालना पड़ेगा। और साथ ही हमें इसके अंदर से जो इसकी बैटरी है जो इसके सर्किट पे पावर सप्लाई करती है, तो उस बैटरी को भी बाहर निकालना पड़ेगा ताकि
कोई भी शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें होने की डर ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमें इस स्क्रीन को निकालना है, और इस स्क्रीन को निकालने के लिए हमें बारीकी से इसके चारों तरफ हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं लैपटॉप के जो ऊपर वाले हिस्से का ये जो है वो पैनल है, और हमें इन दोनों जो पैचेस हैं, इन दोनों पैचेस को अलग करना पड़ेगा ताकि इसके बाद हम स्क्रीन को निकाल सकें। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसे खोल रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं मैंने इसे खोलने के लिए एक शार्प सा स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, और मैं इसे एक पॉइंट पे रख करके इस लॉक को खोलूँगा ताकि ये जो फ्रेम है जिसने स्क्रीन को होल्ड कर रखा हुआ है वो इसे आसानी से खुल जाए। और देखा आपने इसके जो फ्रंट पैनल थे, जो हमने स्क्रीन के फ्रंट पैनल को हटा लिया है बहुत ही आसानी के साथ। और इसके अंदर ये जो LCD स्क्रीन है वो लगी हुई है, बट इसे निकालने के लिए भी हमें अभी कुछ और स्क्रू निकालने पड़ेंगे। और मैं दिखा दूं आपको, ये जो पैनल जिस फ्रेम पे टिका होता है उसके लिए भी कुछ सपोर्टिंग स्क्रू लगे हुए हैं, और ये इस सपोर्टिंग ब्रैकेट्स के साथ ये स्क्रीन जो है कुछ स्क्रू के साथ फिक्स हो रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूँ वो स्क्रू कहाँ पे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्क्रू यहाँ पे है, सेम ऐसे ही मीड में है एक, और एक बॉटम में। तो 3 इस साइड है और 3 उस साइड। टोटल हमें 6 स्क्रू को हटाना है यहाँ से। तो एक एक करके हम सारे को खोलते हैं, बट उसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें अपने इस पूरे ब्रैकेट को बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, तब जा कर के हम इसके साइड्स वाले स्क्रू को निकाल पाएंगे। तो पहले मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ और ब्रैकेट को बाहर की तरफ निकालता हूँ। इसके सारे स्क्रू को संभाल के रखना पड़ेगा ताकि ये खो न जाए। अगर ये खो गए तो फिर इसे फिक्स करना बड़ा ही मुश्किल है, और इस साइज़ के स्क्रू इमीडिएटली ढूंढ के लाना भी बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो मैंने इसके सारे स्क्रू जो हैं ब्रैकेट्स के स्क्रू वो खोल लिए हैं। और आप देख रहे हैं ये जो है इसका पिछला हिस्सा जो था वो अलग हो चुका है, और ये सिर्फ ब्रैकेट्स हैं जिसमें स्क्रू लगे हुए हैं। इसे हमें निकालना है ताकि हम इस स्क्रीन को यहाँ इस ब्रैकेट्स के साथ से हटा सकें। इस तरह के कामों को करने के लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस कुछ गड़बड़ होने के बाद हम करने कुछ और बैठते हैं और वो कुछ और जाता है, तो अपना भी जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो सावधानी के साथ हम इसे करेंगे। और मैंने ये मैग्नेटिक जो है स्क्रू पैड लगा रखा हुआ है ताकि हमारे कोई भी स्क्रू खोए नहीं, वो बड़े ही सावधानी के साथ उस मैग्नेटिक स्क्रू पैड पे स्टिक होते हैं और खोने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसा कि देखा आपने, मैंने सारे स्क्रूज निकाल दिए हैं। टोटल 3 स्क्रूज इस तरफ से और 3 स्क्रूज उस तरफ से निकाले हैं। टोटल 6 स्क्रू निकालने के बाद ये जो स्क्रीन है ये निकल चुकी है अपने ब्रैकेट से। और अब आप देखेंगे इसके बैक साइड पे जी वो ओरिजिनल स्क्रीन है, जो कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने लैपटॉप बाई किया हुआ था तो यहाँ पे मुझे
फ़र्स्ट टाइम लेनोवो के लैपटॉप ख़रीदने के साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग लेनोवो की तरफ से मुझे मिला था वो था। बट यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सैमसंग की स्क्रीन थी और वो भी मेड इन चाइना है। जो इस फ़र्स्ट टाइम लेनोवो लैपटॉप बाई करने के साथ ही ये स्क्रीन आई हुई थी। तो अभी इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा हमें इसे रिमूव करने के लिए, और ये बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ता है बिकॉज़ इसमें बहुत छोटे छोटे से कनेक्शंस के लिए पॉइंट्स होते हैं जिसे हटाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर एक भी उसमें का वायर अगर इस तरफ से उस तरफ हो जाता है तो ये काम करना जो है वो बंद कर देता है। अभी आप ये देख रहे हैं, मैंने ये वो पोर्ट था जो कि मेटल का है, और इनफैक्ट जो कनेक्टर है वो भी जो है वो मेटल का ही है। जो ये कनेक्टर आप देख रहे हैं ये भी मेटल का ही है। तो सिर्फ सिंगल वन कनेक्टर है जो कि पूरे एलसीडी स्क्रीन को पावर सप्लाई, कमांड और वो सारी चीज़ें डिस्प्ले के लिए सप्लाई करता है और वो चलते हैं। तो ये स्क्रीन था, ये तो पुराना स्क्रीन है जिसे मैं हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए ला रहा हूँ नया स्क्रीन, जो कि पहले ही मैंने आपको दिखा दिया, ये मेड इन चाइना। और ये किस ब्रांड का है ये तो मुझे पता नहीं, बट हाँ ये मेड इन चाइना है। और इसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस कनेक्टर को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कनेक्टर को हम लगाते हैं, और लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक हैवी सा टेप या कुछ स्टिकी सा चीज़ लगा देंगे जिससे कि ये इस कनेक्टर को अच्छे से फिक्स करके रखा रहे। ये बड़ा ही बारीक काम है और इसे हमें बड़े ही सफाई के साथ लगाना पड़ता है। अब मैं इसके ऊपर एक टेप लगाऊंगा ताकि ये उसे ग्रिप करके इसके साथ अटैच करके रखा रहे हमेशा। ये आपने देखा, मैंने उसके ऊपर एक अच्छा सा टेप लगा दिया है ताकि वो निकल ना पाए और वो सेफली मतलब उसके साथ अटैच रहे और वो निकल। अब हम इसे इस पैनल के साथ, इस ब्रैकेट पैनल के साथ जो है सबसे पहले इसे फिक्स करेंगे, और इसे फिक्स करने के लिए फिर हमें जो है टोटल 6 स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने बताया था आपको ये साइड्स हैं और ये ब्रैकेट के साइड पे हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं और हमने ये फर्स्ट स्क्रू इसमें लगा दिया है और हम इसके बॉटम के स्क्रू को फिक्स करते हैं।
और साथ ही हम दूसरे साइड के ब्रैकेट्स को भी फिक्स करते हैं। हमें इसे अच्छे से लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए हमें सारे स्क्रू को लगाना पड़ेगा। हम किसी भी स्क्रू को मिस नहीं कर सकते। और ये मैंने टोटल 6 स्क्रू थे जो कि मैंने इसके साथ फिक्स कर दिया, और स्क्रीन को अब ब्रैकेट के साथ हमने पूरी तरीके से अटैच कर दिया है सारे स्क्रू की मदद से। अब इसके बैक पैनल पे इस ब्रैकेट को हम फिक्स करते हैं और सारे स्क्रू को असेंबल करते हैं यहाँ पे एक एक करके। दो स्क्रू इसके बैक डाउन में थे और एक स्क्रू जो था वो टॉप में था, तो मैंने ये तीनों स्क्रू यहाँ पे फिक्स कर दिया है। साथ ही ये सेम जो स्क्रू वाला प्रोसेस था वो हम दूसरी साइड भी करेंगे। ऊपर में एक स्क्रू और नीचे में 2 स्क्रू। तो मैंने इसमें इसके ब्रैकेट को पूरी तरीके से टोटल 6 स्क्रू की मदद से ये फिक्स कर दिया है। अब जो है हम इसके ऊपर वाले सपोर्टिंग पैनल को, स्क्रीन के सपोर्टिंग वाले पैनल को फिक्स करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं ये साइड वाला था जो हमने स्टार्टिंग में से निकाला था। तो इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ ये किस सावधानी के साथ हमें थोड़ा इसे फिक्स करना पड़ता है, बिकॉज़ ये बिल्कुल ही प्लास्टिक का सारा पार्ट है। तो ऐसा ना हो कि कुछ भी चीज़ें, ऐसा ना हो कि वो सारी चीज़ें टूट जाएं। जैसे इसके आप देख रहे हैं ये साइड्स जो नीचे बैक साइड्स पे जो कुछ निकले हुए पार्ट्स हैं, तो इसको बड़े ही सावधानी के साथ हमें नीचे मैच करके लगाना पड़ेगा। इसे हम दोनों साइड्स को पहले अंदर की तरफ करते हैं। अंदर करने के बाद ये अपने आप बेस के साथ फिट हो जाता है, और फिर हम सारे कॉर्नर्स को पुश करते रहते हैं ताकि ये सारे जो लॉक्स हैं इसके वो लग जाएं। और आप सुन ये साउंड आ रही होगी टिक टिक की, जो कि इसके सारे लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जो है स्क्रीन पूरे तरीके से लॉक हो गई। तो आइए अब इसमें हम सेल डालते हैं या पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं ये स्क्रीन
काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हमसे कुछ चूक तो नहीं हो गई। तो मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दी है और मैंने इसे ऑन कर दिया है। ऑन करने के साथ ही ये स्क्रीन काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन अच्छे से काम कर रही है, ये बूटिंग कर रही है। देखते हैं, ये पूरा विंडो आने देते हैं और फिर हम इस पर वो यहाँ पे जो पैच आ रहा था पुराने स्क्रीन में, आप देख रहे हैं वो पैच जो है नए स्क्रीन में नहीं है। मतलब ये तो नया ऑब्वियसली है तो पैच तो आएंगे ही नहीं, बट स्क्रीन जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। हमने इसे अच्छे से फिट कर दिया। अब मैं आगे प्रोसीड करूँगा इसके नेक्स्ट के लिए, जो कि है ODD। जो कि ODD मैं आपको बता दूँ, ये रहा मेरा विंडो स्क्रीन। ODD के बारे में मैं बता दूँ, सॉरी HDD कैडी, हार्ड ड्राइव कैडी के बारे में। ये मेरा CD रोम है जो कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये CD ड्राइव है जो कि अब मेरा काम नहीं कर रहा है। काफ़ी दिनों से मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। ये 5-6 साल पुराना मॉडल था और ये काम नहीं किया है, यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। और इसकी जगह हम यहाँ पे डालेंगे हार्ड ड्राइव कैडी, जो कि अडेप्टर होता है, जो कि इस ड्राइव को निकाल करके और यहाँ पे हम लगा सकते हैं। बट उसके साथ हमें एक हार्ड ड्राइव भी लगाना पड़ता है, जो भी कैपेसिटी का आपको लगाना है, 320 या 500 या 1 टेराबाइट, जो भी लगाना है आपको यहाँ पे आप लगा सकते हैं बेझिझक। तो आइए इसे खोलने के लिए हमें जो है सबसे पहले इसके बैक पैनल को खोलना पड़ेगा। तो अब मैं पहले लैपटॉप को शट डाउन कर देता हूँ फिर से, ताकि हम आगे जो प्रोसेस है सर्किट बोर्ड का वो हम फॉलो करते हैं। बिकॉज़ उसमें पावर सप्लाई होने के बाद वो शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ मैसी होने के चांसेस होते हैं। तो हम सबसे पहले विंडो को शट डाउन करते हैं और पावर को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये देखा आपने, मैंने इसमें से पावर केबल निकाल दिया है। पावर केबल निकालने के बाद इसके सेल को बाहर की तरफ हम निकाल देते हैं, जिससे इसके अंदर पावर के कोई चांसेस नहीं है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक स्क्रू है और दूसरा स्क्रू यहाँ पे है। इन दोनों को हम हटाएंगे और हटाने के बाद जो है हम इसके बैक पैनल को ओपन करेंगे। अब इस बैक पैनल को रिमूव करने के लिए हमें इसे आगे की तरफ पुश करना पड़ेगा। आपने देखा ये आगे पुश करते ही ये स्लाइड हो गया और हम इसे ऊपर की तरफ उठा दिया। तो साथ ही आज मैं थोड़ी सर्विस भी कर लूँ, बिकॉज़ फ़ैन जो है वो थोड़ा गंदा हो रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया है। और मैं थोड़ा और आपको बताता चलता हूँ। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाईफाई बोर्ड है, जो कि सिग्नल वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए काम करता है। आप इस पर अपना मैक आईडी भी अपना लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पे जो है ये इसका जो है वो प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर को ये फ़ैन जो है वो कूल करता है। ये इस पार्ट पे जो है रैम लगे हुए हैं, जो कि DDR3 हैं। और ये जो है इस लैपटॉप का मेन स्टोरेज है, जो हार्ड ड्राइव है। अब रही बात हमें CD ड्राइव को रिमूव करने के लिए, यहाँ सिर्फ एक स्क्रू को हटाना पड़ेगा और इस स्क्रू को हटाने के साथ ही हमें इस तरीके से इस ड्राइव को बाहर निकाल देना पड़ेगा। और मैंने CD ड्राइव को सिर्फ एक सिंगल स्क्रू के ज़रिए ओपन करके बाहर निकाल दिया है। ये लैपटॉप के पूरे मॉडल, सीरियल नंबर सारे कुछ यहाँ पे मेंशन है। और थोड़ा सा क्लीनिंग करते हैं हम इसकी फ़ैन की, देखते हैं बिकॉज़ ये बहुत दिनों से नहीं चला है। और अगर फ़ैन नहीं चलेगा, नहीं मूव करेगा, अगर इस प्रोसेसर को नहीं ठंडा करेगा, तो फिर होता क्या है कि ब्लू स्क्रीन का एरर आता है हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पे। और फिर क्या होता है, विंडो शट डाउन करना पड़ता है हमें फोर्सली। तो जब ये प्रोसेसर हीट होता है तो फिर हमें बार बार शट डाउन वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो झेलने पड़ते हैं। तो आइए मैं इस फ़ैन को पहले क्लीन करता हूँ, बिकॉज़ आज लंबे टाइम के बाद मैं इस लैपटॉप को खोला हूँ। यूज़ करने के बाद तो काफ़ी सारे डिफ़ेक्ट्स थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उन सारे डिफ़ेक्ट्स को ठीक कर लूँ, सर्विस कर लूँ
और फिर इसे एक शानदार कुछ एडिशनल इसमें ऐड ऑन करके इसे एक शानदार तरीके से इसे यूज़ करूँ। आप देख रहे हैं अगर हम इसे क्लीन नहीं करते तो देख रहे हैं ये क्या होता है कि नीचे जो होते हैं धूल और गंदगियों को ले करके ये इस फ़ैन के जो एयर्स को हैं वो ब्लॉक कर देते हैं और धीरे धीरे यही जो डस्ट होते हैं ये थोड़े और अंदर चले जाते हैं और क्या होता है फिर फ़ैन का जो घूमना होता है वो भी स्टक हो जाता है। तो इस फ़ैन को क्लीन करने के लिए हमें जो टूथ ब्रश होते हैं या फिर पेंट ब्रश होते हैं इस तरह के कुछ ब्रश को हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रशेस को यूज़ करना पड़ता है ताकि ये क्लीन हो जाए। और साथ ही अगर हम गहराई से देखें तो आप देख सकते हैं ये जो डस्ट हैं ये जो एग्जॉस्ट एग्ज़िट पार्ट्स हैं जहाँ से ये ब्लो करता है एयर को, हॉट एयर को, इस पे भी ये स्टिक हो रखे हुए हैं और हमें इसकी सफाई जो है बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस प्रोसेसर को ही बाहर निकाल दूँ पूरे किट के साथ और फिर मैं उसे अच्छे से इसकी सफाई कर दूँ। तो आइए मैं इस प्रोसेसर को बाहर निकालता हूँ। इसके लिए हमें 3 स्क्रू को ओपन करने पड़ेंगे। और मैंने ये तीनों स्क्रू हटा दिए हैं जो कि प्रोसेसर्स के ऊपर थे। और आपके नॉलेज के लिए मैं आज प्रोसेसर को भी बाहर निकाल के देख लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके का होता है और इस ड्राइव में कौन सा प्रोसेसर लगता है। ये है जो इस ड्राइव का प्रोसेसर। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी दिखने में बड़ा ही अच्छा लगता है इसे, और इसके सारे पिंस जो हैं इतने सारे वो लगे होते हैं। बट हाँ इसके ऊपर ये कुछ कोड्स और नंबर लिखे हुए हैं जिसका मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ इस पे जो इसका जो बोर्ड है वो मैं आपको बता दूँ PGA 989 ये जो बोर्ड होता है इस बोर्ड के अकॉर्डिंग ही इसमें चिपसेट लग सकते हैं और इसका नंबर मैंने आपको बता दिया PGA 989 होता है। और जब इसे लगाना होता है तो हम ये देखते हैं कि प्रोसेसर के एक कॉर्नर पे इस कॉर्नर को हम देखते हैं यहाँ पे कुछ जो ये पिन पॉइंट्स हैं जो कनेक्टिंग के लिए वो कम होते हैं और सेम यहाँ पे भी प्रोसेसर पे भी वो दिख रहा होता है कि उस कॉर्नर पे पिन पॉइंट कम है, तो उस शेप पे सिर्फ हमें ले जाके इसे रखना होता है और ये अपने आप जो है वो फिट हो जाता है। और फिट होने के बाद इस प्रोसेसर को लॉक करने के लिए हमें यहाँ पे बने एक स्क्रू को सिर्फ रोटेट करना होता है और ये जो है प्रोसेसर वो लॉक हो चुका होता है। यानी कि अगर आप लैपटॉप को पलट भी देते हैं तो वो प्रोसेसर बाहर निकल नहीं सकता, वो फिक्स हो चुका है, लॉक हो चुका है उस बोर्ड के साथ। तो अब बारी है हमारे इस कूलिंग फ़ैन और इसके एग्जॉस्ट वाले पार्ट को क्लीन करने की। तो आइए मैं इसे क्लीन करके आता हूँ आपके पास। मैं इसे क्लीन करने के लिए लेकर के आया हूँ सिंक के पास ताकि घर में गंदगी कम फैले। और ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर के डस्ट को काफ़ी दिनों से मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया था और काफ़ी लंबे टाइम से ये रखा पड़ा हुआ था। बट इससे पहले मैं इसे जब यूज़ करता था तो मैं तकरीबन 3-3, 4-4 महीने इसे शट डाउन भी नहीं करता था। ये कंटिन्यूसली जो है वो ये डिवाइस जो है वो ये ऑन रहता था। आपने देखा होगा इसमें बहुत ही जो नीचे जो फ़ैन होता है ना नीचे, जब हम इसे किसी सरफेस पे चला रहे होते हैं तो वहाँ के डस्ट को ये खींच करके फेंक रहा होता है ठंडी हवाओं के साथ। तो वो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ आकर के स्टक हो जाते हैं और बहुत गंदगी है उस पार्टिकल्स की, जो कि अब मैंने इस फ़ैन को क्लीन कर दिया। आपने देखा होगा ये किस तरीके से गंदा था और अब देखिए ये आपने देखा होगा मेरा हाथ, इसकी हालत क्या हो गई है इस गंदगी को साफ़ करते करते।
इसके ये एग्जॉस्ट वो आप देख रहे हैं, ये आर पार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये दिखनी चाहिए। इसके बीच में जो है ना डस्ट चिपक जाते हैं और कपड़ों के लिंट्स होते हैं और डस्ट होते हैं जो कि बिल्कुल ही आकर के यहाँ पे स्टक हो जाते हैं और फ़ैन को भी वो जाम कर देते हैं, स्टक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो घूम नहीं पाता है। और ऐसे सिचुएशन पे होता क्या है कि फिर हमारा जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर हीट हो करके और काम करना बंद कर देता है। तो आपने देखा ये मेरा सिंक किस तरीके से गंदा हो चुका है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना डस्ट था इसके अंदर। और आप ये देख रहे हैं ये लिंट्स को या डस्ट के पार्टिकल्स को, मतलब ये सिचुएशन ऐसा होता है कि ये अब कुछ अगर मैं इसे क्लीन नहीं करता तो कुछ ही दिनों के बाद ये फ़ैन जो है वो फ़ैन भी स्टक हो जाता और काम करना बंद कर देता। तो आइए अब मैं फिक्स करता हूँ इसके एग्जॉस्ट वाले पार्ट्स को। बस ये बहुत ही बेसिक है और ये कोई भी कर सकता है, बट छोटी मोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। सारे स्क्रू हमें जो है वो तरीके से खोलने होते हैं, हमें उसे संभाल के रखने होते हैं और हमने जहाँ से इन्हें निकाला है वहीं उन्हें याद से फिक्स करना होता है। ये प्रोसेसर के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं जिसे मैं स्क्रू से टाइट कर रहा हूँ, ये एक मेटल का पार्ट है जो कि हीट ऑब्ज़र्व करता है और हीट ऑब्ज़र्व कर कर के ये खुद गर्म हो जाता है। जब ये हीट ऑब्ज़र्व करता है और खुद गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जब फ़ैन चल रहा होता है तो इसी मेटल के पार्ट को वो फ़ैन जो है वो ठंडा कर रहा होता है, जिससे क्या होती है कि प्रोसेसर जो है प्रोसेसर के पास वो प्रोसेसर हीट नहीं हो पाता है। इस फ़ैन को भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। 2 स्क्रू इसके हमने निकाले थे। और साथ ही इस कनेक्टर को हमें यहाँ पे लगाना होगा और ये फ़ैन जो है वो रेडी टू एक्शन हो चुका है। चलिए साथ ही मैं आपको इसके रैम के बारे में भी बता दूं। आप चाहें तो किसी भी लैपटॉप के रैम को खुद से अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी टेक्नीशियन किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ हमें इसके बैक पैनल को खोलना होता है और खोलने के बाद इसके रैम के जो स्लॉट्स होते हैं बहुत ही ईज़िली आप खोल सकते हैं। आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, मैंने इस पैनल को अपनी ओर पुल किया और इस पैनल को उस ओर पुल किया और आपने देखा ये जो रैम था ये ऊपर की तरफ आ जाता है अपने आप। और अभी आप देख रहे होंगे ये जो मेरा रैम है इसकी कैपेसिटी ये DDR3 है और जिसकी कैपेसिटी जो है वो 2 GB है। 2 GB आप यहाँ देख रहे हैं, 2 GB इसकी कैपेसिटी है। इसके पीछे ये मेमोरी समथिंग नंबर है जो कि जिस मैन्युफैक्चरर का होगा वो होगा। तो यहाँ पे 2 स्लॉट होते हैं, हर लैपटॉप में जो है रैम के 2 स्लॉट होते हैं। आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर मुझे 4 GB रैम की ज़रूरत होगी तो आइदर मैं एक ही ये जो रैम होता है 2 GB का मैं 2 लगा सकता हूँ, या फिर मैं 4 GB का एक ही रैम यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल इस लैपटॉप का प्रोसेसर इतना एडवांस नहीं है, इसके लिए 2 GB जो रैम है वो सफिशिएंट है। अच्छा, रैम लगाने का तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान है इसे लगाना। मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ और फिर से आपको दिखाता हूँ। ये स्लॉट्स हैं, सिर्फ हमें ये नोटिस करना होता है कि इसमें इसका जो मीट पार्ट है वो कहाँ पे है। देखा मैंने इस मीट पार्ट को मैच किया और उसमें इसे इंसर्ट करने के बाद सिर्फ इसे डाउन की तरफ ऐसे लगा दिया और डाउन लगाते हैं ये दोनों जो लॉक्स हैं वो इस चिप सेट को लॉक कर देते हैं। तो रैम जो है वो अच्छे से लग चुका है। ये हार्ड ड्राइव है और जैसा कि मैंने बताया ये मैक आईडी है जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए काम होता है।
और साथ ही मैं अब आपको बता दूं कि इस डिवाइस को मैं अपग्रेड कर रहा था, इस डिवाइस के स्टोरेज को। तो ये ऑलरेडी जो मेरा हार्ड ड्राइव है वो 1 टेराबाइट का है, और मैं अब इसमें लगाने वाला हूँ एक हार्ड ड्राइव जो कि मेरे पास है WD का, और इसकी कैपेसिटी है 500 GB। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी 1 टेराबाइट की जो है, मैं आपको इनफैक्ट दिखा देता हूँ। ये जो प्रोसेसर है, इसको स्टोरेज ये 1 टेराबाइट और 500 GB, यानी कि 1.5 टेराबाइट की कैपेसिटी वाला ये अब लैपटॉप हो जाएगा जब मैं इसमें एक और हार्ड ड्राइव लगा दूंगा। तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये सुना था कि एक लैपटॉप में 2 हार्ड ड्राइव, तो मैंने सोचा था ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने थोड़ा देखा और सर्च किया इंटरनेट पे, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, ODD हार्ड ड्राइव कैडी के थ्रू हम दूसरा हार्ड ड्राइव भी अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सीगेट का है, 1 टेराबाइट का ये मेरा हार्ड ड्राइव है, जो कि ऑलरेडी इसमें फिक्स था। और मैंने इसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाला है कि 1 टेराबाइट का मेरा हार्ड ड्राइव है, जो कि इसके साथ मैं 500 टेराबाइट दोनों 1 GB और 500 GB दोनों यूज़ करने वाला हूँ इसी लैपटॉप में एक साथ। तो इस डिवाइस में जो ये हार्ड ड्राइव हैं, ये SATA हार्ड ड्राइव है, और इनको लगाना बड़ा ही आसान है। आप देख रहे हैं ये हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के पैनल को, और इस हार्ड ड्राइव के पैनल को सिर्फ हमें इस पोर्ट के साथ डालना होता है और हमें आगे की तरफ पुश कर देना होता है। पुश करते ही ये जो दोनों स्क्रू ब्रैकेट्स हैं वो मैच कर जाते हैं, और फिर हम इसमें स्क्रू को लगाते हैं एक एक करके। अब आज के इस नए एडवांस टेक्निकल लाइफस्टाइल में अब ये हार्ड ड्राइव भी जो हैं वो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। अब इनका जगह SSD मेमोरी ले रहा है, SSD ड्राइव, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनके डिमेरिट्स हैं कुछ, ये हार्ड ड्राइव अगर गिर जाते हैं या फिर हमसे मिस्टेकली ये हम इसे बार बार एक्सटर्नल और इंटरनल हार्ड ड्राइव में कनेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये क्रैश कर जाते हैं। बट SSD हार्ड ड्राइव जो होता है वो चिपसेट हार्ड ड्राइव होता है, वो फ्लैश हार्ड ड्राइव की तरह होता है, और वो इनफैक्ट ये बूट करने में जब ये घूमता है जिस स्पीड से RPM होती है, डेटा रिट्राइव कर रहा होता है, तो उसकी कैपेसिटी में SSD जो मेमोरी बेस्ड चिपसेट मेमोरी है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है और इससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। तो ये तो आपने देखा इसके 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव को। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये है वो डिवाइस जो कि CD ड्राइव की जगह में लगेगा, और मैंने ये अपने CD ड्राइव का जो मेरा ये टॉप पैनल था जिसमें बटन होते हैं, आप देख रहे हैं ये मेरा CD ड्राइव था जिसका बटन था, इसको मैंने निकाल के इस पर डाल दिया है। ये लॉक हो चुका है इसके साथ, और ये मैं निकाल भी सकता हूँ, बट शायद ये लगाते ही थोड़ा स्टक हो गया इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने इसमें लगाया था और इसके लॉक्स जो हैं इसमें फिट हो चुके हैं। तो ये हार्ड ड्राइव है, सेम CD ड्राइव का शेप होता है, और जैसा CD ड्राइव का शेप था, CD DVD ड्राइव रोम का जो शेप था, और उसी रोम पे सिर्फ ये जो पार्ट है इसमें हम इस हार्ड ड्राइव को लगाएंगे और इसे लॉक करेंगे। तो मैं बता दूं कि ये जो ड्राइव है हार्ड ड्राइव कैडी, इसकी कीमत अप्रॉक्स बिलो 1000 रुपीज़ होती है, और इसके साथ मुझे एक स्क्रू ड्राइवर और इसके साथ कुछ 4 मुझे ये स्क्रू मिले हुए हैं इस तरीके के, जो कि 4 कॉर्नर्स पे हम लगाएंगे, ताकि इस हार्ड ड्राइव को जब हम इसमें इंसर्ट कर दें तो उसे वो लॉक करके फिक्स करके रखता है, जो इन होल्स को जो है ना वो फिक्स कर देता है, ताकि ये हार्ड ड्राइव जो है वो बिल्कुल फिक्स रहे और वो हिले डुले नहीं यहाँ से। तो मैं आपको दिखा दूँ ये कैसे लगता है। इसे लगाना भी बिल्कुल आसान है, बस पहले आपको देखना होता है इसके पोर्ट को और इसके पोर्ट को, और फिर हमें ऐसे सिंपली रखना होता है और फिर हमें इसे आगे की तरफ पुश कर देना होता है, और आगे पुश करते के साथ ही ये जो है हार्ड ड्राइव इसमें फ़िक्स हो चुका है। और फिक्स करने के बाद हमें जो है
वो जो 4 स्क्रू इसके साथ जो हमें मिले हुए हैं वो हमें लगाना होगा, ताकि वो जो हार्ड ड्राइव है वो स्टेबल रहे और वो इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फिक्स रहे। तो इसके लिए हमें इन 4 स्क्रू ड्राइव्स को कसना पड़ेगा, ताकि वो हार्ड ड्राइव को कवर करके रखें अपने इस शेप में और अपने इस केस में। दो मैंने लगा दिए हैं और 2 स्क्रू और लगाने हैं मुझे। इसके बाद आप चाहें तो सी ड्राइव को कहीं किसी इन दोनों हार्ड ड्राइव में से किसी में भी आप लोकेट कर सकते हैं। किसी को भी जो है अपना विंडोज़ हार्ड ड्राइव बना सकते हैं, चाहे वो हार्ड ड्राइव कैडी हो या फिर आप इसका मेन हार्ड ड्राइव हो। दोनों में से किसी में से भी आप कितने भी पार्टीशंस कर सकते हैं। किसी में भी आप सी ड्राइव अलोकेट कर सकते हैं विंडोज़ के लिए, और वो बड़ा ही स्मूथली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसा कि देखा, मैंने इस चारों स्क्रू को मैंने यहाँ पे साइड्स में लगा दिए हैं, ताकि ये हार्ड ड्राइव के जो 4 लॉक्स होते हैं उन चारों लॉक्स को कवर कर लें। और ये जो है हार्ड ड्राइव वो हो गई है फिक्स। अब हम इसे इस तरीके से इसके शेप में ऐसे लगा देते हैं और ये जो है वो लॉक हो चुका वहाँ पे। बट इसके लिए हमें सिर्फ सिंगल 1 स्क्रू जो है लगाना पड़ता है सीडी ड्राइव को फिक्स करने के लिए, जो कि मैंने खोला था और मैं अभी लगा रहा हूँ, ताकि ये जो ड्राइव है वो लॉक हो जाए अपने पोजीशन पे। तो आपने देखा ये मेरा ODD हार्ड ड्राइव कैडी है और ये जो है मेरा वो मेन हार्ड ड्राइव है। अब ये जो लैपटॉप है बिल्कुल अपग्रेड कर दिया मैंने, CD रोम निकाल दिया मैंने, इसमें डाल दिया है 1 टेराबाइट की मेन हार्ड ड्राइव और 500 GB का हार्ड ड्राइव कैडी। तो ये 2 हार्ड ड्राइव मेरे स्टोरेज हो गए हैं, यानी कि 1.5 टेराबाइट मेरे इस लैपटॉप की कैपेसिटी हो गई है। रैम ऑलरेडी 2 GB था, प्रोसेसर आपने देखा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का था। मैंने इसकी सर्विस कर दी है, फ़ैन की क्लीनिंग कर दी है और मैंने आपको प्रोसेसर भी निकाल के दिखा दिया है। तो अब मैं इसे फिक्स करता हूँ और मैं इसे देखता हूँ स्टार्ट करके, और इसके स्टोरेज को मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे हैं इसके बैटरी लगाने से पहले हमें इसके बैक पैनल को फिक्स करना पड़ेगा। और बैक पैनल को फिक्स करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका था, हमें सिर्फ इसे रखना है और आगे की तरफ पुल करना है इसे। और पुल करने के बाद इसके अंदर लगे 2 स्क्रू ड्राइवर्स के जरिए हमें इसके बैक पैनल को भी फिक्स करना पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं वो है यहाँ पे। ये देखा आपने, मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है। इसके बैक पैनल को भी मैंने फिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें लगाता हूँ सेल, जो कि मैंने मार्केट से टेम्प्रेरी सेल बाई की थी, बिकॉज इसका जो बैटरी था वो पुराना हो गया था और वो बैकअप नहीं दे रहा था, तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया है इस मार्केट से। और ये जो है वो बैटरी का लॉक है, ये तो ऑटो लॉक कर लेता है सेल को, और ये जो है बैटरी को लॉक कर देते हैं हम यहाँ से मैनुअली, ताकि ये परमानेंटली फिक्स हो जाए। और अब मैं इसके स्क्रीन को ऑन किया आपके सामने और इस पर काफ़ी डस्ट आ गए हैं, तो पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। मैंने डस्ट को क्लीन कर लिया है और मैंने इसमें पावर
देती है और ये जो है बूट कर रहा है विंडो को। इसमें विंडो 7 अभी डला हुआ है, करंट वर्जन। ये देखो आपने, ये विंडो जो है वो ऑन हो चुका है, बट अभी स्टिल ये प्रोसेस कर रहा है। आज मैं अब फ्री हो गया हूँ अपने प्रोसेस से। मैंने इसे रिफ्रेश किया और मैं आपको इसके स्टोरेज को दिखाता हूँ। तो ये है इस ड्राइव का स्टोरेज। मैंने मेन हार्ड ड्राइव के अंदर 3 पार्टीशंस लगा रखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 631 GB है और ये अप्रॉक्स 200 है और ये 100 है। तो ये कुल मिला के 1900 समथिंग GB के आसपास होते हैं, बिकॉज वो एग्जैक्ट होते नहीं हैं फिगर में। तो ये आपने देखा, ये जो है मेरे 1 TB वाले हार्ड ड्राइव हैं और ये जो है HDD कैडी ट्रे है, जो कि मैंने 500 GB का था, जिसकी यूजेस जो है हम इसमें पड़े हुए स्पेस को हम कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्पेसेस हैं इसके अंदर। तो ये हार्ड ड्राइव जो मैंने इसमें एक्सटर्नल लगाई वो भी काम कर रही है और इनफैक्ट इसमें मेरे कुछ डेटा थे जो कि यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये वो पहले के मेरे मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशंस हैं और ये जो है वो एक्स्ट्रा जो हार्ड ड्राइव कैडी लगाई है उसकी पार्टीशंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये तो था मेरा स्क्रीन रिप्लेसमेंट, हार्ड ड्राइव कैडी रिप्लेसमेंट, जो कि पूरा हो चुका है। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ विंडो 7 64 बीट के वर्ज़न को, बिकॉज मुझे भी कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जो कि इसमें जो मेरा विंडो डला हुआ है वो 32 बीट का है और वो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं इससे फॉर्मेट करने वाला हूँ। इसे फॉर्मेट करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने हार्ड ड्राइव तो इसके CD रोम तो इसके अंदर से निकाल दी है। मतलब विंडोज़ के मैं कैसेट्स या जो विंडोज़ होते हैं, CDs होते हैं, वो मैं इसमें डाल नहीं सकता हूँ। तो मैं इसे कैसे बूट करूँगा ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि हम इसे पेन ड्राइव या किसी और मोड से कैसे बूट कर सकते हैं। तो अभी इनिशियली मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि पेन ड्राइव से कैसे बूट कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है RMREP USB, हाउ टू बूट योर विंडो विथ USB ड्राइव। तो ये क्या है, ये बूटेबल जो CD ड्राइव होती है, जो CDs होती हैं विंडोज़ की, उस CD के कंटेंट को पेन ड्राइव के अंदर ये कॉपी कर देता है और ये उस पेन ड्राइव को बूटेबल बना देता है और हम फिर उस पेन ड्राइव के थ्रू विंडो को बूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो होगा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वो सॉफ्टवेयर चला दिया है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं ये विंडो 7, विंडो विस्टा बूटेबल, मतलब जो भी चीज़ चाहिए, या वो आपको डॉस बूटेबल बनाना है, XP बूटेबल बनाना है, और इनफैक्ट आजकल तो 10 आ रहा है तो इसके एडवांस वर्जन में वो 10 भी मिलेगा। आपको विंडो 10 को बूटेबल बनाना है तो वो सारी चीज़ें ऑप्शंस मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसका हमें नाम क्या देना है। अगर वो विंडो 10 है, अगर विंडो 10 का वो बूटेबल CD है तो विंडो 10 लिख सकते हैं, या मर्जी आपकी, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद जो सेकंड है उसकी वॉल्यूम। अभी यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है। जब हम इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं, आइदर वो किसी भी ब्रांड का हो, सैमसंग हो, तोशिबा हो, लेनोवो हो, LG हो, या कोई भी ब्रांड का पेन ड्राइव हो, तो वो जो उस मैन्युफैक्चरर होगा, जो उस पेन ड्राइव का जो कंपनी होगी, वो यहाँ पे शो करता है। एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ ले करके आ रहा हूँ। एग्जांपल के लिए ये आप देख रहे हैं तोशिबा का पेन ड्राइव है, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया और आपने देखा ये लगाते ही यहाँ पे इसने ड्राइव टू 7.2 ZIB, तोशिबा, ट्रांस मेमोरी, CD रोम,
आपने देखा, और यहाँ पे ये सारे उसके लेवल्स आ गए। इसके बाद मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ बिकॉज इसमें मेरे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल हैं। तो हमें कुछ बेसिक्स कमांड्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि हमने विंडो को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, विंडोज़ के बूटेबल डिस्क बनाने हैं। यहाँ पे फिर हमें आने के बाद FAT16, FAT32 और NTFS जो ओवर ड्राइव्स हैं वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जब हम विंडो बनाते हैं तो हम 32 पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारा 5th जो है ये कॉपी होता है, कॉपी OS to OS। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि इसे जो CD ड्राइव होती है वहाँ से उसमें हमें विंडो की जो CDs होती हैं वो डालना होता है, और उसे डाल करके हमें यहाँ से उस ड्राइव की लोकेशन देनी होती है ताकि वो वहाँ से उस कंटेंट को उठा करके इस पेन ड्राइव में उसके सेम फाइल को मिररिंग कर सके और उसे बूटेबल बना सके। और ये 5th था। इसके बाद ये 6th जो होता है वो प्रिपेयर ड्राइव होता है। फिर ये क्या करना, ये करता है नेक्स्ट स्टेप कि उस ड्राइव के सारी चीज़ों को कॉपी कर लेता है, और जब ये कॉपी कर लेता है तो फिर फिनिश आता है। फिर हम यहाँ से इसे एग्जैक्ट ड्राइव कर लेते हैं और वो पेन ड्राइव को हम बाहर निकालते हैं, और फिर जब हम पेन ड्राइव दोबारा जब लगाते हैं तो पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका होता है। तो वैसे ही मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव है जो कि मैंने इसे बूटेबल बना रखा हुआ है। अगर आपको इससे जुड़े इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा, इसके सारे स्टेप टू स्टेप कमांड्स भी दूंगा कि कैसे हम USB ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं CD ड्राइव के थ्रू। तो ये वो ड्राइव, ठीक है। फ़िलहाल हमें ज़रूरत है Windows 7 की। आप देख लेते हैं, इसे हम यहाँ लगाते हैं और मैंने इसमें पावर भी दे दी है। आप देख रहे होंगे जब मैं इसे खोलूँगा, ये देख रहे हैं आप, ये जो पेन ड्राइव लगी हुई है वो ऑलरेडी बूटेबल्ड है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बूटेबल का आइकन आ रहा है, यानी इसमें विंडो है। तो हमें इसको पहले शट डाउन करना होगा अपने लैपटॉप को, और फिर हमें बूट मेनू में जा करके हमें इसे कमांड देना होगा विंडो के लिए। तो मैंने अब इस डिवाइस को शट डाउन कर दिया है, और जब हम इसे रीस्टार्ट करते हैं तो फिर हमें क्लिक करना होता है F12 फंक्शन और F12। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बूट ऑप्शंस आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं। इंटरनल हार्ड ड्राइव जो कि नहीं है, SATA हार्ड ड्राइव वो भी नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पे इंटरनल हार्ड ड्राइव वो है, और दूसरा SATA हार्ड ड्राइव वो है जो कि 500 GB का जो हमने एक्सटर्नल लगाया था ODD वाले SSD वाले कैडी में। और ये थर्ड जो लिखा इसने तोशिबा, तो जी हाँ, तोशिबा वाले जो मेरा पेन ड्राइव है उसमें मेरा जो है वो विंडोज़ पड़ा हुआ है, और मैंने इसे विंडो लोडिंग फाइल के लिए प्रोसीड कर दिया है। और आप देख रहे हैं ये सारे कमांड्स चल रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जो विंडो फॉर्मेट का सारा स्टेप है वो मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाता चलता हूँ। आपने देखा यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, अपने टाइम, करेंसी, फॉर्मेट्स और वो सारी चीज़ें चूज़ करना चाहें तो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे इंडिया लोकेशंस के लिए इंग्लिश में चूज़ करूँगा, जिसके लिए जिससे ये होगा कि वो करेंसी भी जब कहीं पे आप पेज पे जाते हैं तो वो करेंसी भी जो है वो आती है आपके कंट्री लोकेशन के अकॉर्डिंग। और मैंने इस पर कमांड दे दिया है और सेटअप स्टार्ट हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे विंडोज़ के सारे जो हैं वो वर्जन अवेलेबल हैं। होम बेसिक्स, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट, इंटरप्राइज, स्टार्टर, एक्टिवेटेड, होम बेसिक्स, ये सारे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 32 यानी 86 बीट पे भी हैं और 64 बीट पे भी हैं। तो मैं अभी जो यूज़ करने वाला हूँ होम बेसिक्स में अल्टीमेट यूज़ करूँगा 64 का, जो कि मैं नेक्स्ट पे प्रोसीड कर रहा हूँ। टर्म कंडीशंस के लिए एग्री करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। मैं कस्टम इंस्टॉल पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ ये मेरी जो सी ड्राइव थी वो 100 GB की थी, और ये अदर्स ड्राइव हैं। तो सी ड्राइव जो मैंने 100 GB का स्पेस दिया था वो मुझे याद है, इसलिए मैं इस ड्राइव के ऊपर
ऑप्शंस करता हूँ, इसे फॉर्मेट कर सकता हूँ यहाँ से मैं, और मैंने सी ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया है और मैं सी ड्राइव के ऊपर ही विंडो को ओवरराइट कर रहा हूँ, मतलब वो पीछे की जो फाइलें होंगी वो हटा देगा और ये नए विंडोज़ के जो फाइल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये उसके प्रोसेस हैं जो चल रहे हैं। इन्होंने विंडोज़ को वो कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट कमांड ये कर रहे हैं जिसमें वो 0% आपको शो कर रहा है एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल। इसके बाद फिर इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, ये सारे प्रोसेस चलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं कहीं इसमें कोई एरर या कोई बग्स ना हो। कई बार होता है कि हम विंडो डाल रहे हैं या फिर हमारी अगर जैसे मैंने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया तो हो सकता है कि कोई फ़ाइल अच्छे से कॉपी ना हुई हो या किसी में एरर रह गया हो, तो वो इंटरप्ट कर जाते हैं इन सेटअप्स को। तो हम इसे पूरे तरीके से मॉनिटर करते चलेंगे, एक परसेंट को इसके जो चल रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि वो एरर कहाँ से आई थी। और ये काफ़ी तेज़ी के साथ फ़ाइलों को एक्सपेंड कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, बट होपफुली 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। सो विंडो जब भी विंडोज़ 7 या विंडो के लोअर वर्जन हम अपने पीसी में डालते हैं तो इसके साथ हमें बेसिक्स जो हैं वो ड्राइवर्स भी डालने पड़ते हैं, जो कि इस मदरबोर्ड और इस चिपसेट के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होते हैं। तो वो हार्ड ड्राइव्स वो जो चिपसेट और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी मेरे इस लैपटॉप में किसी ड्राइव में वो फ़ोल्डर में सेव पड़े हुए हैं, जो भी बेसिक ड्राइवर्स हैं इसके। तो हमें उस ड्राइवर्स को भी डालना पड़ता है। लाइक हमें जब ड्राइवर से इस लैपटॉप से साउंड चाहिए, इसके लिए हमें साउंड ड्राइवर डालना पड़ता है। हमें वीडियो क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए हमें वीडियो ग्राफिक के ड्राइवर डालने पड़ते हैं। चिपसेट हमारा ठीक से काम करे इसके लिए हमें चिपसेट के ड्राइवर डालने पड़ते हैं। वाईफाई काम करे इसके लिए हमें वीलैन ड्राइवर डालना पड़ता है। इंटरनेट जो लैन पोर्ट है वो काम करे इसके लिए हमें लैन के ड्राइवर डालना पड़ता है। ब्लूटूथ के लिए ब्लूटूथ के ड्राइवर डालने पड़ते हैं। टच पैड के लिए टच पैड के ड्राइवर डालने पड़ते हैं। कीबोर्ड्स के लिए डालने पड़ते हैं। कैमरा के लिए डालने पड़ते हैं। तो बहुत सारे बेसिक्स जो ड्राइवर्स हैं वो डालने पड़ते हैं ताकि वो फिर सारी चीज़ें को सपोर्ट कर पाए। बट ये जो विंडोज़ 10 है इसके एडवांस वर्जन, उसमें हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑटो ड्राइवर पिक करता है, विंडोज़ के साथ ही वो कंफर्टेबल होता है। वो ड्राइवर को ऑटो पिक करता है विंडोज़ फाइल के साथ। तो खैर ये मैंने विंडोज 7 डाला है, तो मैं इसके बाद इसमें सारे ड्राइवर्स भी डालूँगा, एक एक करके मैं आपको दिखाऊँगा भाई वो कैसे डालते हैं। और चिपसेट के ड्राइवर डालने के बाद वो सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट के लिए मांगता है, तो हमें रीस्टार्ट करना चाहिए ताकि जब हम नेक्स्ट जो भी सॉफ्टवेयर उसमें डालें ताकि वो उसे अच्छे से उस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करें। अभी फिर उसके बाद हम इसमें वीडियो के भी ड्राइवर्स डालेंगे। वो भी जब वीडियो ड्राइवर्स हम डालते हैं तो भी हमें विंडो रीस्टार्ट के लिए सजेस्ट करता है, फिर हमें रीस्टार्ट करना चाहिए। एंड साउंड ड्राइवर डालते हैं। साउंड ड्राइवर के बाद इनफैक्ट बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि हमें जब इंस्टॉल करते हैं तो रीस्टार्ट के लिए वो हमसे एक्सेस मांगते हैं, बट हमें उस समय पे रीस्टार्ट करना ही चाहिए, हमें उसे स्किप नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है कि जब हम रीस्टार्ट करते हैं और जब सिस्टम दोबारा से बूट होता है तो वो जो ड्राइवर्स के सपोर्टिंग्स होते हैं वो अच्छे से बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं ताकि वो हमें विदाउट कोई एरर वो जो ड्राइवर है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो अभी आपने देखा ये जो एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल थी वो अप्रॉक्स 42% के आसपास डन हो चुकी हैं और आगे बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता ये तो काफ़ी टाइम लेगा, बट फिर भी हम वेट करते हैं कहीं कोई बग्स और कोई एरर ना हो।
और ये काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ प्रोसेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कम ही टाइम लगेगा। इसके साथ साथ मैं अपने हार्डवेयर के टूल्स को भी समेटता हूँ ताकि ज़्यादा रस ना हो। और ये अप्रॉक्स 66% के आसपास रीच कर चुका है और आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, तो वेट करते हैं थोड़े टाइम और। 76% रीच कर चुका है और आगे के लिए मॉनिटर करता हूँ मैं, और ये 91% रीच कर चुका है। कुछ ही देर में ये पूरा 100% हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पे ये प्रोसीड कर लेगा। और ये कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन कर रहा है और ये रीस्टार्ट के लिए एक्सेस चाहता है, और अगर हम एक्सेस नहीं भी देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो ही जाता है। विंडो इसमें लोड हो चुका है, सिर्फ फाइनल फिनिशिंग पेंडिंग है जो कि अब ये प्रोसीड करेगा। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपके विंडोज़ की कैपेसिटी कैसी है, जो चिपसेट है, जो प्रोसेसर है और जो बोर्ड है वो किस कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उस अकॉर्डिंग ये विंडो इंस्टॉलेशन जो है और भी फास्ट और भी स्लो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर मदरबोर्ड। मतलब मदरबोर्ड में जो भी चीज़ें हैं लाइक प्रोसेसर्स या जो भी अदर सोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग ये विंडो इंस्टॉलेशन की स्पीड डिपेंड कर सकती है। कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये लास्ट स्टेप है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आगे के लिए क्या हमें कमांड आता है।
सो मैं इसके साथ आपको बता दूं कुछ बेसिक टिप्स कि सिर्फ लैपटॉप लेने से ही हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। हमें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर या जो ड्राइवर्स हैं उसको रन करा सकें और फिर हम उसे यूज़ कर सकें। तो अगर आपने सिर्फ लैपटॉप ले लिया और अगर आप सोचें कि ये काम करेगा तो नहीं करेगा, उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना ही पड़ेगा। और मार्केट में बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और जो पॉपुलर है आज के डेट में वो है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 7, विंडो 10 और आपको मैक जो हो गया, मैक के वर्ज़न चल रहे हैं आजकल 13, 12। तो मैक और माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये दो ही जो हैं यूज़र फ्रेंडली और वर्ल्ड वाइड जो हैं वो पॉपुलर हैं। बट इसके साथ साथ आप अगर कुछ टेक्निकल या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हैं तो आप लाइनेक्स, उबंटू और डॉस और कुछ इसी तरह के और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। और ये विंडो जो है वो प्रिपेयर कर रही है अपने आप को स्टार्ट करने के लिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4-5 मिनट, और इसके बाद जो है वो विंडो स्क्रीन आ जानी चाहिए। विंडो स्क्रीन आई हुई है। यहाँ पे ये नेम पूछ रहा है इस पीसी का, तो मैंने इसमें नाम डाल दिया है। और यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है जो कि मैंने नहीं डाला है, स्किप कर दिया है। ये अपडेट के लिए पूछ रहा है जो कि मैंने आस्क लेटर कर दिया है। और इस पर जो टाइमिंग आ रही है वो आ रही है पुरानी, तो मैं इसे अपग्रेड करता हूँ आज के डेट के अकॉर्डिंग, जो कि है संडे और टाइमिंग है और ये विंडो सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो चुका है। और हम देखते हैं वो हमसे क्या कमांड चाहता है या फिर वो स्टार्ट हो पाता है। और आपने देखा ये विंडो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा डेस्कटॉप रेडी है, इस पर कुछ आइकन्स दिख रहे हैं। तो आइए मैं आपको बेसिक्स इसमें जो भी चीज़ें हैं वो डाल देता हूँ। ये लैपटॉप है जो कि आप देख रहे हैं, सेम वही लैपटॉप है जिसमें एक मेन ड्राइव था और एक HDD कैडी हार्ड ड्राइव कैडी सारे जो हैं वो दिख रहे हैं आपको। और मैंने इस विंडो वाले पेन ड्राइव को रिमूव कर दिया है और थोड़ा सा लुक जो है वो मैसी है, तो इसके लिए जो है मुझे इसमें कुछ ड्राइवर्स डालने पड़ेंगे जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले हमें डालना होता है इसमें चिपसेट। फर्स्ट जो ड्राइवर होता है वो चिपसेट का होता है। एक बार चिपसेट जो है वो प्रोसेसर के लिए, जो प्रोसेसर होता है वही चिपसेट होता है और उसी के लिए ये ड्राइवर हम डालते हैं ताकि वो स्मूथली परफॉर्म कर सके।
देख रहे हैं ये चिपसेट सॉफ्टवेयर है इंटेल का, जो कि इस लैपटॉप को सपोर्ट करता है, इसके वर्जन्स हैं और वो सपोर्ट करता है। मैंने उसी को डाला है, जो कि जब मैंने ये लैपटॉप बाई की थी तो मुझे इसके साथ ड्राइवर्स की भी CD मिली थी, जिसमें इसे सपोर्ट करने वाले सारे ड्राइवर्स थे। और ये आपने देखा, ये हमने नेक्स्ट पे प्रोसीड किया, और ये जो है रीस्टार्ट के लिए हमसे कमांड चाहता है, तो मैंने इसे रीस्टार्ट भी कर दिया है। ये विंडो है और जो कि रीस्टार्ट हो चुका है, और अब आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है। तो इसमें फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर था वो चिपसेट का, वो ऑलरेडी डला हुआ है। साउंड इसके अंदर से आप देख रहे हैं, जब स्टार्ट हो रहा है तो विंडो साउंड आ रही है, तो हमें साउंड ड्राइवर की ज़रूरत अभी नहीं है। तो फिर मैं इसमें वीडियो ग्राफर जो ग्राफिक्स के होते हैं, वीडियो ड्राइवर्स को मैं डालता हूँ। इसके साथ साथ मैं चला लेता हूँ और भी जो दूसरे ड्राइवर्स हैं उनको, ताकि जब रीस्टार्ट करूँ तो वो अच्छे से रन कर पाएँ। इसमें ये लैन ड्राइवर है, अगर हमें केबल लैन के थ्रू इंटरनेट चलाना हो तो ये ड्राइवर हमें डालनी पड़ेगी। चिपसेट हो गया, और हम इसमें डाल सकते हैं वैन का, जो कि वायरलेस है। TP जो है वो है टच पैड का। सारे के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें। सारे एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ही हम ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और लैंग्वेज तो मैंने इसमें अब तक डाल दिया है चिपसेट, वीडियो, लैन, वैन, और अब मैं इन्हें फिनिश करने के बाद कुछ और ड्राइवर्स जो है वो डाल देता हूँ। टच पॉइंट्स, ये टच पैड्स के ड्राइवर्स हैं। ये कार्ड रीडर के लिए ड्राइवर है। अगर हमें कोई भी मेमोरी कार्ड इसमें डालना होता है तो उसके लिए हमें ड्राइवर डालना पड़ेगा, तभी वो इसे रीड कर पाता है। अगर ये ड्राइवर ना हो तो वो कार्ड ड्राइवर को रीड नहीं कर पाएगा। और एक साथ इसमें बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉलेशन उनकी चल रही है। और मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड में हमें पता चले क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और एक एक को हम फिनिश कर पाएँ। कंप्यूटर डज नॉट मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल इंस्टॉल, तो ये कुछ एरर दे दिया किसी ड्राइवर का। और इसके साथ ही ये भी फिनिश हो चुका है, इसके साथ ही ये भी फिनिश हो चुका है। और टच पैड है, ये फिनिश हो चुका है। रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है, बट हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि जो और भी ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएं और एक बार में ही हम इसे रीस्टार्ट कर लेंगे। तो ये ब्लूटूथ का ड्राइवर है जो कि चल रहा है ब्लूटूथ सपोर्ट के लिए।
तो मुझे लगता है कि मैंने बेसिक सारे सॉफ्टवेयर इसमें जो ड्राइवर्स थे वो डाल दिए हैं, और मुझे एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए। रीस्टार्ट करने से पहले मैं इसमें वाईफाई के नेटवर्क को भी ऐड कर लेता हूँ। ये होम नेटवर्क है। और मैं किसी भी डेटा को, किसी भी डिवाइस को शेयर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं ड्राइवर्स डाल चुका हूँ, इसलिए मैं इसे रीस्टार्ट पे प्रोसीड कर दिया है। और ये विंडो जो है इंस्टॉल हो चुका है, इसके ड्राइवर्स इसमें डल चुके हैं। विंडो की साउंड आपने सुन ली रीस्टार्ट के बाद, और वाईफाई का सिग्नल भी है वो यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। बैटरी चार्जिंग हो रही है, और तो सारे ड्राइवर्स हमने इसमें डाल दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि साउंड ड्राइवर की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी विंडो स्टार्ट हो रहा है तो साउंड इस डिवाइस से आ रही है, विंडो स्टार्ट ऑन होने और ऑफ होते दोनों समय पे ही। बट फिर भी हम ड्राइवर्स को एक बार अपडेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि आपके डिवाइस के ड्राइवर को अपडेट करने के लिए, अब उनके लेटेस्ट वर्जन को बताने के लिए अवेलेबल है। तो बट उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, और वो आपको ये बता देंगे कि आपकी जो बेसिक ड्राइवर्स हैं उसका जो अपग्रेड वर्ज़न है वो ये है। और वो अगर हम अपग्रेड वर्ज़न डालते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी फैसिलिटी और जो इनके बग्स होते हैं उन सब पे वो बहुत सारा वर्क किया होता है। तो हमें जब भी जो सॉफ्टवेयर डालना चाहिए वो बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड डालना चाहिए। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या लेटेस्ट जो ड्राइवर है उसके अपडेटेड वर्ज़न के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे एक हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है ड्राइवर मैजिशियन। बेसिक इस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करते हैं तो ये जो है हमारे जो सिस्टम में जितनी ड्राइवर्स हैं वो उनके अपडेटेड वर्जन्स को बता देता है। ये वो ऐप है। अब इस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसे इंस्टॉल करके। ये डाउनलोड हो चुका है और मैंने इसे इंस्टॉल भी कर लिया है। मैं उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ और ये ओपन करने के बाद कुछ मैसेज दे रहा है कि इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा 15 डेज़ तक के लिए। तो अभी मैंने इसे इग्नोर कर लिया है। और इस लैपटॉप के अंदर जो ड्राइवर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने चिपसेट, VGA यानी वीडियो के लिए, टच पैड के लिए, साउंड के लिए, मतलब जो भी सारे ड्राइवर्स इसमें चाहिए होते हैं। और इनफैक्ट वो जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ड्राइवर्स जो हैं विंडो 7 के साथ भी होते हैं। जैसा कि साउंड जो देखा आपने वो विंडो के साथ था, तभी हमारा वो साउंड जो है वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे वो सारे ड्राइवर्स जो हैं वो शो कर रहे हैं और हम एक एक करके उसके जो अपग्रेड्स वर्जन्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं और हम ड्राइवर के अपडेटेड वर्जन्स को भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये आप जैसा देख रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 64 बीट, जो कि कल मैंने आपके सामने पूरे विंडोज़ को इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल अभी इसने आइडेंटिफाई किया है चिपसेट के, तो ये चिपसेट का जो एडवांस जो सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है वो आप देख रहे हैं। ये विंडोज 7 8 9 10 सब पे सपोर्ट करता है। ड्राइवर प्रोवाइडर इंटेल, ड्राइवर वर्ज़न जो है वो ये है, और इसका रिलीज़ डेट है वो 2017 में ही ये जो सॉफ्टवेयर था वो रिलीज़ किया गया था। उसके बाद इसका कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। तो अगर लेटेस्ट अपडेटेड वर्ज़न डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिंक भी हैं। और अगर ये लिंक कभी काम नहीं करता है, होता है कभी ये सर्वर डाउन हो या कभी क्रैश कर रहा हो, तो आप डायरेक्टली इसके वर्ज़न के थ्रू भी आप गूगल पे फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको गूगल पे लिखना होता है इंटेल, जो कि ड्राइवर का नाम था, और यहाँ पे लिखा मैंने ड्राइवर वर्ज़न। इसके बाद इसकी सारे डिटेल्स आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चिपसेट का ड्राइवर था, तो यहाँ पे आपके साथ ही आ गया ये डाउनलोड इंटेल चिपसेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यूटिलिटी, और बहुत सारे पेजेस मिलेंगे जहाँ पे वो सेम वर्ज़न की जो है अपडेटेड वर्जन्स की फ़ाइल जो है वो अवेलेबल है। और आप किसी भी पोर्टल को ओपन करके जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं उसमें से आप उस अपडेटेड वर्ज़न को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया अपने साउंड ड्राइवर के लिए, बिकॉज इसमें साउंड ड्राइवर जो था वो विंडोज़ के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुआ था। बट मैंने सोचा कि एक बार उसके अपडेटेड वर्ज़न को डाउनलोड कर लूँ, और उसके अपडेटेड वर्ज़न को डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरे ड्राइवर ऑप्शंस थे विंडोज 786, और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ड्राइवर को वो शो करता है। बिकॉज कुछ ड्राइवर्स को वो 64 बीट के फ़ोल्डर्स में इंस्टॉल करता है, और कुछ को वो 86 के फ़ोल्डर में इंस्टॉल करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कार्ड रीडर है, ग्राफिक्स है, वीडियो है, और वायरलेस है, इथरनेट है। बट जो साउंड वाले ड्राइवर्स थे वो एक बार यहाँ से हम इसे चेक कर सकते हैं बैकअप ड्राइवर्स में। ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, और इनके अपडेटेड वर्ज़न को एक बार मैं चेक करता हूँ। ये आपने देखा डिस्प्ले, ऑडियो, तो फिर हम इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपडेट ड्राइवर्स और इनको चेक करके हम यहाँ से ड्राइवर्स के वर्जन्स को अपडेट करते हैं और डाउनलोड करते हैं, और फिर अपने सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा लेंदी ना बनाते हुए, बिकॉज ये पीछे से काफ़ी लेंदी बनता चलता आ रहा है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब मैं इसमें डालने वाला हूँ मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे बेसिक नीड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे भी कोई भी लैपटॉप हम जब स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे चाहिए होता है कुछ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इसे एक्टिव कर सकें। तो मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल की ओरिजिनल जो सीडी होती है वो पड़ी हुई है, और उसके बैकअप फाइल मेरे पास पड़े हुए हैं जिसकी सीरियल की और वो प्रोडक्ट की साथ में है, जो मैंने इसे बाई किया हुआ था ऑनलाइन। तो मैं अब इसमें से उन सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करूँगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो बेसिक्स काम हैं लाइक ऑफिस के जो ऐप्स हैं लाइक वर्क, एक्सेल, पीपीटी और भी कुछ चीज़ें जो आउटलुक्स, तो वो सब सारी जो चीज़ें हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद ही हमारे सिस्टम में हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके सेटअप को रन कर दिया है, और सेटअप रन होते ही तो इसके सेटअप को हम इंस्टॉल करते हैं। और ये आपने देखा इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे है, थोड़ा टाइम लेता है ये बिकॉज बहुत सारे सपोर्टिंग इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे वर्ड्स, ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो इन सबों को कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखते हैं हम आगे की तरफ।
ये कैसे काम करता है, या हम इसे वॉच करते रहते हैं ताकि ये कोई बग्स या कोई एरर ना शो करे। तो वेट करते हैं इसे। ये आप देख रहे हैं अब जो है इसने इंस्टॉलिंग जो है उसकी जो लाइनिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब वो उतने लेंथ तक जो है इंस्टॉलेशन वो प्रोसेस कर चुका है। तो मेरे इस वीडियो में मैंने आपको बताया स्क्रीन रिप्लेस कैसे करते हैं, साथ ही हमने इसके स्टोरेज को अपग्रेड किया, जो कि हार्ड ड्राइव कैडी ट्रे को हमने इसके अंदर DVDs रोम को रिमूव करके लगा करके इसके स्टोरेज को भी अपग्रेड किया। साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि हमने इसमें जो विंडोज़ हैं उसको कैसे डालते हैं। आज की डेट में सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है विंडो का वो विंडो 10 है, बट विंडो 7 में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था और ये थोड़ा लुक इसका अट्रैक्टिव मुझे लगता है, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ इस विंडो 7 के साथ। और मेरे पास इसके जो हैं वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, तो मैं विंडो 7 ही यूज़ करता हूँ। और उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया कि इस लैपटॉप में जो बेसिक्स ड्राइवर्स थे वो हम डालते हैं ताकि हमें इस लैपटॉप को यूज़ कर पाएँ, तो हमें कोई भी ड्राइवर जो है वो एरर शो ना करे या फिर वो काम ना करे, ऐसा ना हो कि वो कहीं काम ही ना करे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसमें हमें चिपसेट, वीडियो, ऑडियो, अगर लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगती है तो कार्ड रीडर डलना होता है, कैमरा होता है, कैमरा का ड्राइवर डलता है, और साथ ही इसमें लैंड मैन, टच पैड और ब्लूटूथ, बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं वो डालने पड़ते हैं ताकि इसके जो भी जो एक्सटर्नल टूल्स और जो भी मदरबोर्ड है, चिपसेट, वो अच्छे से कॉन्फ़िगर हो जाए और वो सारी चीज़ों का आउटपुट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें मिल पाए। और साथ ही मैंने इसमें आपको बताया कि हम इसे USB के साथ कैसे बूटेबल बना करके अपने लैपटॉप को विंडोज़ को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो RM प्रिप करके सॉफ्टवेयर था उसे हमने डाउनलोड किया और उसके बाद हमने CD के थ्रू बूटेबल उस पेन ड्राइव को बनाया, और उस पेन ड्राइव से मैंने इस सिस्टम में जो आपके सामने दिख रहा है उस पेन ड्राइव के साथ हमने इस सिस्टम में विंडो इंस्टॉल किए हैं। साथ ही जो बेसिक सॉफ्टवेयर है आज के डेट में जो हमारी रोज़ की ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक और भी बहुत सारे जो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो साथ में आते हैं, वो हमारी ज़रूरत आज के डेट में रोज़मर्रा पड़ती रहती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 का वर्ज़न है मैंने डाला है, बिकॉज़ इसकी ओरिजिनल फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है और मैंने इसे ऑनलाइन बाई किया हुआ था अपने माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल के थ्रू। तो इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये डिवाइस तो ऑन हो जाता है, इसके साथ हमें इसमें कुछ और भी सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं, जैसे कि हमें अगर कोई वीडियो कंटेंट चलाने हो तो उसके लिए हमें कोई प्लेयर डालना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेयर आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, बट जो मेरा फेवरेट है वो है VLC मीडिया प्लेयर, और मैं इसमें VLC मीडिया प्लेयर डालूँगा। और साथ ही मैंने आपको बताया
ड्राइवर मैजिशियन के बारे में। ड्राइवर मैजिशियन जो कि अपग्रेडेड वर्ज़न हमें बताता है हमारे ड्राइवर्स का। तो हम जो भी ड्राइवर्स यूज़ कर रहे हैं उसके अपग्रेडेड वर्जन को हम डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू जान करके, और हम उन सारे ड्राइवर्स को अपने इस सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी सजेशन, कोई सुझाव या फिर आपकी कोई नीड हो किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी हार्डवेयर को लेकर के, तो आप बेझिझक मुझे इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे आपके सवालों का इंतज़ार होगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, जो कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे आगे के लिए। ये इंस्टॉल होता है, तब तक इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी अपने सॉफ्टवेयर के कलेक्शंस आपको दिखा दूँ। और मेरे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एडोब क्रिएटिव सूट्स भी है मेरे पास, ड्राइवर मैजिशियन है सीरियल की के साथ, ऑफिसेज़ हैं और विंडो मूवी मेकर है। इसके साथ ही मेरे पास कुछ गेम्स भी होने चाहिए। पेज मेकर है जो कि अब बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, स्पाई अपडेटेड हैं, और टोरेंट्स हैं, आईट्यून्स हैं, जीटॉक्स हैं। तो ये बहुत सारे रखे सॉफ्टवेयर्स कलेक्शंस हैं जो कि बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, अब इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है अक्सर। और ये सिर्फ मेरे डेटाबेस में पड़े हुए हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर पाऊँ, बट मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ। और ये जो हमारा ऑफिस है जो इंस्टॉल हो चुका है, और हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास ऑफिस के क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं ऑफिस ऐप के साथ। तो हमें लिखना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे हम देख पाएंगे इसमें हमें मिला है एक्सेल, इन्फो फॉर डिज़ाइनर, लिंक, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, सेंड टू नोट और स्काई ड्राइव, वर्ड्स। तो ये बहुत सारे इसके अंदर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर थे जो कि इसकी वजह से इसने ज़्यादा टाइम लिया, और ये अब इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें एक वीडियो ड्राइवर भी डाउनलोड, वीडियो प्लेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और मेरा जो फेवरेट है वो है VLC। तो VLC के पोर्टल से जा कर के हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये VLC जो है वो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। अप्रॉक्स 39 MB की फ़ाइल है ये, और डाउनलोड होते ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ये VLC है जो कि इंस्टॉल हो चुका है अब हमारे सिस्टम में, और इसके साथ ही प्राइवेसी एंड नेटवर्क एक्सेस की ये इसने थोड़े कमांड्स हमारे सामने पेश किए हैं, जिसमें ये रेगुलरली VLC अपडेट और नेटवर्क एक्सेस करता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से इसके अपडेटेड वर्जन्स को भी हम चेक कर सकते हैं, और ये बिल्कुल
अपडेटेड वर्ज़न है इस VLC ऐप का। तो इसके साथ मुझे लगता नहीं कि हमें और भी कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, बिकॉज़ हमने इसमें ड्राइवर सारे डाल दिए हैं और साथ में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डाल लिया है। और ऑफिस के बाद हमें एक बेसिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि है एडोब रीडर। तो आइए इसे भी हम डाल लेते हैं, बिकॉज़ हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो PDF में होते हैं और ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं एक बार इसे बैकग्राउंड से चेक करता हूँ। तो इस एडोब को हम अब इंस्टॉल करते हैं और एडोब हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, बिकॉज़ हमारे सारे जो सिक्योर डॉक्यूमेंट होते हैं वो PDF फाइल होती है। बिकॉज़ PDF फाइल को कोई एडिट नहीं कर सकता है जब तक उसे कोई थर्ड सॉफ्टवेयर या फिर उसे एडिट ऑप्शंस के लिए किसी और सॉफ्टवेयर पे रन ना किया जाए। तो मैंने इसमें कर दिया इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है रीडर के लिए, तो ये चलता रहेगा इंस्टॉलेशन और इसके अपडेट्स भी ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। साथ ही मैं आपको इस लैपटॉप में जो विंडोज 7 मैंने यूज़ किया है, तो जो मेरा इंटरनेट ब्राउज़र है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये काफ़ी पुराना है जो कि फ़ास्ट वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे गूगल क्रोम या मोज़िला, ओपेरा, सफारी, बहुत तरह के जो ब्राउज़र्स हैं उसमें से कोई एक डालते हैं। तो मेरा फेवरेट जो है वो क्रोम है, और मैं गूगल क्रोम को यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और उसे इंस्टॉल करूँगा। तो ये मैंने जो है एडोब का आप देख रहे हैं, इसमें एडोब इंस्टॉल हो चुका है, व्हील्स इंस्टॉल्ड है। और अब हम यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे खोलेंगे google.com। यहाँ सर्च करेंगे गूगल क्रोम डाउनलोड, और यहाँ पे आ चुका है गूगल का पेज जो कि क्रोम डाउनलोडिंग ऑप्शंस के साथ है। इस ऐप को हमने रन कर दिया और रन करते ही सेटअप जो है वो रनिंग मोड पे आ चुका है, और ये कुछ टाइम लेगा फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए, और उसके बाद इंस्टॉल करेगा उसे ऑनलाइन ही। तो ये जो है फ़ाइल डाउनलोड हो रही है गूगल क्रोम की, और डाउनलोड होने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे इंस्टॉल करेगा। तो दोस्तों ये गूगल क्रोम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और इसका फर्स्ट लुक जो है वो इस तरीके का होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐप इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हुआ है। और ये क्रोम है जो कि आप देख रहे हैं, गेट स्टार्टेड। ये कुछ पेजेस हैं जो कि बुकमार्क्स होंगे, बैकग्राउंड्स के लिए इसने पूछा कि आप बैकग्राउंड में क्या रखना चाहते हो, मैंने वहाँ पे डाल दिया, और आई थिंक अब सब कुछ परफेक्ट है, तो मैंने लिख दिया है नो थैंक्स का कमांड दे दिया इसे। और गूगल क्रोम जो है वो अब एक्टिव है। अब हम इस गूगल क्रोम के ज़रिए किसी भी पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। तो अभी ये फर्स्ट फेज है जो कि ये बैकग्राउंड में अभी से सेटअप को क्लीन कर रहा था और सेटअप इंस्टॉल कर रहा था, और ये पूरी तरीके से अब परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है। अब आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे ओपन करते हैं google.com, और ये ओपन हो चुका है। तो ये तो थे इस वीडियो के जो मेन एलिमेंट्स, जो कि मैंने आपको पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया इस लैपटॉप की स्क्रीन को रिप्लेस करना, जो कि लैपटॉप का मॉडल नंबर था Lenovo G500,
और इसके साथ ही मैंने आपको दिखाया कि इसके स्टोरेज को कैसे मैंने अपग्रेड किया था, और उसके अपग्रेड करने के लिए मैंने इसमें ड्राइव कैडी यूज़ करी, जिसके पैनल पे हमने एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को फिक्स किया था, और हमने उसे DVD रैम पोर्ट को रिमूव करके उसके अंदर हमने हार्ड ड्राइव कैडी को फिक्स कर दिया है, जिसके कारण इस लैपटॉप की स्टोरेज को हमने इंक्रीज़ कर दिया है, जो कि अब है 2 हार्ड ड्राइव हैं इस लैपटॉप में, और एक का स्टोरेज 1 टेराबाइट है, दूसरे का स्टोरेज 500 GB है। तो अब इस लैपटॉप की टोटल स्टोरेज 1.5 टेराबाइट्स जो है वो स्टोरेज हो चुकी है। साथ ही मैंने आपको दिखाया कि हम USB के थ्रू हम उसे बूटेबल बना करके अपने इस लैपटॉप को कैसे विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इस लैपटॉप को इंस्टॉल किया है पेन ड्राइव को बूटेबल बना करके। जो मेरे पास विंडो की CD थी, मैंने उसके कंटेंट को पेन ड्राइव में डाला और पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया, और फिर मैंने इसमें विंडो 7 इंस्टॉल किया है। साथ ही मैंने आपको ये दिखाया इस वीडियो में कि हमने इसमें कौन कौन से ड्राइवर डाले हैं, और किसी भी लैपटॉप के लिए जो बेसिक ड्राइवर्स हैं वो हमें डालने पड़ते हैं, इसलिए मैंने वो ड्राइवर्स के पार्ट्स को इसमें कवर किया हुआ है। साथ ही मैंने आपको दिखाया कि हमें अगर ड्राइवर का लेटेस्ट वर्जन जानना हो तो वो भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उन्हें डाउनलोड करके अपने जो लैपटॉप में जो भी ड्राइवर्स हैं उसके अपडेटेड वर्जन्स को आप जान सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको दिखाया कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, एक वीडियो प्लेयर की, और एक इंटरनेट ब्राउज़र की, तो वो सब सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके दिखाया कि हमने इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाला है, हमने इसमें प्लेयर डाला है जो कि VLC मीडिया प्लेयर था। अब हमें कोई भी वीडियो कंटेंट चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी, और साउंड ड्राइवर हमने डाला था तो उसके साथ ही साउंड आएगा। और साथ ही हमने देखा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि काफ़ी पुराना है विंडो 7 की इस वर्ज़न में, तो हमने विंडो का जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र था उसके पुराने वर्ज़न की जगह हमने एक यहाँ पे गूगल क्रोम का ब्राउज़र यूज़ किया है। अगर हम चाहें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपडेट करना पड़ता है, और जो कि आज के डेट में एज के नाम से ब्राउज़र आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से नहीं आता है, वो एज नाम से ब्राउज़र्स आते हैं। तो ये थे इस वीडियो के हाइलाइट्स। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, या आपका कोई सुझाव हो, या आपके कोई सवाल जवाब हो, तो आप मुझे बेझिझक मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं आगे वाले वीडियो में मैं आपको USB के थ्रू या CD के थ्रू मैं अपने लैपटॉप में विंडो 10 डाउनलोड करना, विंडो 10 इंस्टॉल करना बताऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सलाम दोस्तों।